सेर्गियो मार्क्यूना, ये नाम कुछ सुना सुना लगता है ना? 2 मई 2017 में आई सीरीज मनी हाइस्ट का एक कैरेक्टर जो परफेक्ट एग्जाम्पल है एक कूल लीडर, स्ट्रेटेजिक मॉन्स्टर और मास्टर मैनिपुलेटर का। उसकी मेटाकुलस प्लानिंग उसे एक मास्टर ऑफ मास्टरमाइंड बनाता है। द प्रोफेसर की सबसे खतरनाक बात उसकी माइक्रोस्कोपिक विजनरी प्लानिंग थी। हर सेकंड का हिसाब, हर चाल का आकलन और हर कदम का एनालिसिस, यही था प्रोफेसर का असली हथियार। प्रोफेसर का पूरा प्लान एक बेहद साधारण लेकिन जानलेवा धारणा पर टिका था। कोई भी चीज़ तभी फेल होती है जब उसे सोचने में कोई कमी रह जाए। इसीलिए उसने हर सेकंड को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर परखा। सोचो, अगर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की लूट के दौरान पुलिस को 10 मिनट पहले ही भनक लग जाती तो क्या होता? अगर प्रोफेसर ने ट्रैफिक जाम तक को अपने प्लान में नहीं गिना होता तो क्या टीम बैंक के अंदर पहुंच पाती? नहीं। उसने रोड ब्लॉकेज से लेकर पुलिस के हर संभावित मूव को पहले ही सोच लिया था। एक सेकंड की देरी भी उसकी स्ट्रेटेजी में मौजूद नहीं थी। दुनिया का कोई भी प्लान तब तक परफेक्ट नहीं होता जब तक उसमें बैकअप प्लान ना हो। प्रोफेसर सिर्फ एक प्लान बनाकर नहीं बैठता था, उसने हर एक कदम के लिए कई वैकल्पिक योजनाएं पहले से ही तैयार रखी थीं। पुलिस का सबसे बड़ा हथियार क्या था? पहचान, आइडेंटिटी। अगर पुलिस को ये पता होता कि असली लुटेरे कौन है और हॉस्टेजेस कौन, तो पूरी टीम पकड़ी जाती। लेकिन प्रोफेसर ने पहले ही इस चाल को भांप लिया था। सबको एक जैसा लाल जंपसूट और डलियन मास्क पहना दिया गया, जिससे दुश्मन को ये ही नहीं पता चला कि असली दुश्मन कौन है। प्लान सिर्फ मैथमेटिक्स के दम पर नहीं बनाया जाता, उसमें इंसानी दिमाग की समझ भी जरूरी होती है। प्रोफेसर ने ये कभी नहीं सोचा कि बस हथियार से वो जीत सकता है। उसने ह्यूमन बिहेवियर को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। प्रोफेसर की सबसे खतरनाक ताकत ये थी कि उसकी स्ट्रेटजी में कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती थी। हर चीज़ पहले से सोची समझी होती थी। पर हमें कई बार देखने को मिला कि जब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हो रही थीं। ये बात भी सच है कि कितनी ही एक्यूरेट और नैनो सेकंड की प्लानिंग आप कर लो, फिर भी ऐसा कुछ होने की संभावना होगी कि आपका प्लान कमज़ोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्लान कुछ और नहीं बल्कि फ्यूचर प्रेडिक्शन के बेस पर बनाया गया होता है। जितनी सटीक प्रेडिक्शन, प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज़्यादा। और फिर परिस्थितियाँ हमेशा आपके प्लान के अनुकूल हों, ये इस रैंडम वर्ल्ड से एक्सेप्ट करना अपने को धोखे में रखना है। ऐसा ही कुछ होता है जब रकेल को यह पता चला कि साल्वा ही असल में प्रोफेसर है, तो उसने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। यह प्रोफेसर की सबसे बड़ी हार बन सकती थी, लेकिन उसने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। जब किसी को लगे कि उसने तुम्हें पूरी तरह हरा दिया है, तो अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में देखो। इससे सामने वाला खुद को ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करता है और लॉजिक करने की बजाय इमोशनल रूप से सोचने लगता है। रकेल को लगा कि अब वह जीत चुकी है, इसलिए वह गुस्से और जल्दबाजी में फैसले लेने लगी। प्रोफेसर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से यह जताया कि वह टूटा हुआ, कमज़ोर और मासूम है। उसने यह संकेत दिया कि वह सिर्फ एक इंसान है, कोई खतरनाक अपराधी नहीं। जब तुम सामने वाले को यह यकीन दिला दो कि वह सही है, तो तुम धीरे धीरे उसका मन बदल सकते हो। अगर कोई सिस्टम खुद भ्रष्ट हो, तो उसमें काम करने वालों को यह एहसास दिलाओ कि वे सही चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे। इससे वे खुद ही सिस्टम के खिलाफ हो सकते हैं। प्रोफेसर ने रकेल से सवाल पूछे, क्या तुम सच में सोचती हो कि सरकार अच्छे लोगों को बचाती है? अगर तुम्हें सबूत मिले कि सिस्टम ही गलत है, तो क्या तुम उसके खिलाफ जाओगी? तुम क्या सोचती हो, पुलिस हमें क्यों मारना चाहती है, जबकि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? इन सवालों ने रकेल के दिमाग में शक पैदा कर दिया। उसने खुद अपने करियर में कई बार देखा था कि सिस्टम कमज़ोरों को दबाता है और शक्तिशालियों को बचाता है। उसने महसूस किया कि पुलिस हमेशा सच नहीं बोलती और वह गलत पक्ष का साथ दे रही है। लॉजिक से लोग तर्क करते हैं, लेकिन इमोशन से लोग फैसले लेते हैं। अगर तुम किसी के दिल को छू सकते हो, तो तुम उसके फैसले बदल सकते हो।
प्रोफेसर ने रकील को याद दिलाया कि वह एक पुलिस अफसर होने से पहले एक इंसान है। उसने उसे यह दिखाने की कोशिश की कि वह किसी गलत मकसद के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि सिस्टम से बचे हुए लोगों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। उसने उसे बताया कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि एक क्रांति है। उसने रकेल के अकेलेपन और उसकी फीलिंग का फ़ायदा उठाया। उसे यह महसूस कराया कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक नौकरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ बड़ा करना चाहिए। इस सीरीज़ की सबसे अनोखी बात ये लगी कि इसमें क्राइम को रेवोल्यूशन की तरह डिपिक्ट किया गया है और रॉबरी को भी इसी तरह डिज़ाइन किया गया है, खासकर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की। ये कोई आम चोरी नहीं है। हम सिर्फ पैसा नहीं ले जा रहे, हम एक आइडिया चोरी कर रहे हैं। सिस्टम से पैसा लूटा जा सकता है अगर हम अपना पैसा खुद बनाएं। ये परफेक्ट क्राइम होगा क्योंकि कोई भी इस पैसे का असली मालिक नहीं है। प्रोफेसर का मोरल आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट हर दिन करती है, पैसा प्रिंट। चोरी करने के इस ढंग ने प्रोफेसर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया, मास इन्फ्लुएंस। अगर पब्लिक हमारे खिलाफ हुई तो पुलिस जीत जाएगी, पर अगर पब्लिक हमारे साथ हो गई तो पुलिस का हर अटैक उनके खिलाफ हो जाएगा। उसने पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करना शुरू किया। स्टॉकहोम सिंड्रोम का इस्तेमाल किया ताकि हॉस्टेजेस भी उसके सपोर्ट में आ जाएं। स्टॉकहोम सिंड्रोम की साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जब कोई विक्टिम अपने किडनैपर के साथ इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने लगता है। एक रॉबिन हुड इमेज क्रिएट की गई ताकि लोग प्रोफेसर को विलन नहीं, हीरो समझें। इमोशंस इज़ द बिगेस्ट एनिमी। मैंने अक्सर देखा है जो एक हाईली पावरफुल मैनिपुलेटर, लीडर या एक लाइन में कहूँ तो जो किसी भी गेम का एक मास्टरमाइंड होता है, वो इमोशनली डी अटैच्ड होता है। इमोशन उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते। एवरी ह्यूमंस हैव एन इमोशन, बट ये लोग इमोशन को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अलग अलग मास्टरमाइंड कैरेक्टर को एनालाइज करते हुए मुझे कई चीज़ कॉमन मिली और उनमें से एक थी इमोशनली डी अटैच्ड होना। प्रोफेसर का सबसे बड़ा वेपन ना गन्स थी ना एक्सप्लोसिव्स, बल्कि उसका दिमाग। उसने हर इंसान के इमोशंस, फियर और डिज़ायर को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में इस्तेमाल किया। इस मैनिपुलेशन का यूज़ उसने पुलिस, हॉस्टेजेस, पब्लिक और अपनी टीम पर अलग अलग तरीक़ों से किया। भीड़ की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी खुद की कोई सोच नहीं होती। उनके परसेप्शन, उनके बिलीव्स और डिसीजन भीड़ ही बनाती है। प्रोफेसर जानता था कि भीड़ को मैनिपुलेट करना आसान है और उसने अपने मिशन को एक क्राइम से ज़्यादा एक रेवोल्यूशन दिखाने की कोशिश की। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मानसिक युद्ध, एक अंडररेटेड बट सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है जो हजारों सालों से चली आ रही है। ये वॉरफेयर का एक ऐसा रूप है जिसमें बिना शस्त्रों के, बिना डायरेक्ट वायलेंस के, सिर्फ सोच और स्ट्रेटजी से सामने वाले को हरा दिया जाता है। अगर किसी इंसान या समाज को मानसिक रूप से तोड़ दिया जाए तो वो दोबारा कभी लड़ने लायक नहीं बचता। और यही वजह है कि सबसे बड़ी जंगों में भी इसका इस्तेमाल होता आया है। जो मानसिक युद्ध जीत गया उसने जंग बिना लड़े जीत ली। फियर, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और ब्रेकिंग विल पावर, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के कुछ हथियार हैं जिनका इस्तेमाल व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ देता है। प्रोफेसर के कैरेक्टर से आप कई चीज़ें सीख सकते हैं, जिसके लिए एक वीडियो बहुत छोटी होगी और इस सीरीज़ को सुनने से ज़्यादा आपको इसको देखने में मज़ा आएगा। यदि आप प्रोफेसर से कोई एक चीज़ सीखना चाहते हो तो आपको वो एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए और वो एक चीज़ है थिंकिंग, सोचना। प्रोफेसर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि आपको सोचना कैसे है। थिंकिंग का मतलब सिर्फ मन में आए विचार नहीं होते, क्योंकि विचार अपने आप में स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, वो बस होते हैं। और यही थिंकिंग की सबसे बुनियादी बात है। थिंकिंग इज़ एन आर्ट और इस आर्ट को प्रोफेसर जैसे आर्टिस्ट ही सिखा सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोबेबिलिटीज़ एंड प्रेडिक्शन, ये वो रास्ते हैं जो थिंकिंग को एक प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग की ओर ले जाते हैं। सभी ह्यूमंस के सोचने का ढंग बहुत अलग होता है। हाँ, कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, पर कुछ ही। जब आप खुद इस सीरीज़ को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा
कि आप कितना एनालिटिकल तरीके से सोच सकते हो। टाइम एज मनी, प्रोफेसर अपनी टीम को समझाता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम किसी से कुछ चुरा नहीं रहे, ना ही किसी से कुछ छीन रहे हैं, याद है ना? तो मैंने झूठ कहा था, बल्कि एक चीज़ है जो हमें चुरानी है। हम चुराना चाहते हैं समय, वो भी पुलिस से। हम उनके लिए निशान छोड़ेंगे, जिनका पीछा करके वो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम उन्हें उनके असली काम से भटका के रखेंगे ताकि हम वहाँ से बाहर निकल जाएं। जब उनका टाइम और अटेंशन हमें मिल जाए, हमें बस उसका फ़ायदा उठाना है, खींचना है चिंगम जैसे। तब तक हमारी नोट छापने की मशीन चलती रहेगी। मगर वो भी बेवकूफ़ नहीं है। एक समय के बाद उन्हें भी समझ आ जाएगा कि हम उनके साथ खेल खेल रहे हैं, कठपुतली बनाकर, ताकि नोट की मशीन यूं ही चलती रहे। इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हॉस्टेजेस को बाहर निकालना उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये पूरा सीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइम इज़ मनी स्टेटमेंट का। प्रोफेसर ऑफ सर्गियो मार्कियोना एक मास्टरमाइंड प्लानर है जो लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचता है। एक्सट्रीम पेशेंस एंड काम माइंडसेट, प्रोफेसर हर सिचुएशन में शांत रहता है और बिना इमोशंस के लॉजिकल तरीके से सोचता है। प्रैक्टिकल डिसीजन लेना और इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड करना, किसी भी काम को करने से पहले उसके हर एस्पेक्ट को स्टडी करना, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना ताकि हर प्रॉब्लम का बैकअप प्लान हो। आप इस सीन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्रोफेसर पुलिस की बातों को स्पाई तरीके से सुनता है, तो वहाँ पे रकेल इंस्पेक्टर से कहता है कि उनको हमारी हर चाल को समझने में कितना टाइम लगता है। प्रोफेसर अपने आप से ही कहता है, सच कहूँ तो आधी ज़िंदगी। प्रोफेसर ने अपनी आधी ज़िंदगी डीप रिसर्च, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और प्लान को बनाने में लगा दी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि परफेक्ट प्लानिंग टेक्स लॉन्ग टाइम। कुंग फू पांडा के मास्टर सिपू की एक बात मुझे याद आती है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर तुम सिर्फ वही करो जो तुम कर सकते हो, तो तुम जो आज हो उससे ज़्यादा कभी नहीं बन पाओगे। कुछ लाइंस मोटिवेशन के लिए होती हैं, तो कुछ वास्तविकता को दर्शाती हैं। ये लाइंस आपके लिए क्या हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा।